है वो स्टार्ट किया था, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में हमने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जो है वो हमने इसको पढ़ा था। तो इससे आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की एग्जांपल हमने सॉल्व की थी। इसके बाद आपका ज़ीरो ग्रोथ मॉडल है। जब ज़ीरो ग्रोथ मॉडल है तो आपका जो जी होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको आप देखेंगे, द ज़ीरो ग्रोथ मॉडल एज्यूम्स दैट डिविडेंड विल ग्रो फॉर एवर एट द रेट जी ज़ीरो। तो ग्रोथ ज़ीरो है। ग्रोथ ज़ीरो होने का मतलब है कि आपका डिविडेंड ज़ीरो नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ ज़ीरो है, तो वो सेम डिविडेंड आपके ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो जाएगा। तो क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है तो इसके फिर सिर्फ डिविडेंड कैलकुलेट होंगे, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो डिविडेंड एट ज़ीरो ग्रोथ क्या होगा, वो हमारा D1 जो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बहुत इजी है। ज़ीरो ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ का फैक्टर नहीं आता और वो ज़ीरो रहता है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो D1 हम कैलकुलेट करके उसको जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टर का या इक्विटी का, तो उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास वो वैल्यूएशन आ जाती है। अभी इसकी एग्जांपल है, स्टॉक हैज़ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 0%. Each share of the stock just received an annual 3.24 dividend. तो ये कौन सा डिविडेंड है? At year 0 per share. The appropriate discount rate of 15%, that's the investor required rate of return. Discount rate of equity ये 15% है. What is the value of the common stock? तो वही आपने फार्मूला जो है वो यूज़ करना है कि D1 जो है वो 3.24 है, तो आपने इसको ज़ीरो ग्रोथ के होते हुए भी ये कंसीडर नहीं करना कि ये D1 है आपका, ठीक है। ग्रोथ, क्योंकि हम जो D1 कैलकुलेट करते हैं D0 से, तो वो ग्रोथ फैक्टर से करते हैं, तो इसमें ग्रोथ जो है वो 0 है, तो वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम जो है वो D1 पे भी आएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको शो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिविडेंड दिया हुआ है वो बताया हुआ है जस्ट रिसीव्ड एन एनुअल डिविडेंड, तो वो 0 पे है, वो D0 है, तो आपने D1 जो है वो ऐसे कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जब आप वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक करेंगे तो वो आपको D/KE, क्योंकि जो नॉर्मल फार्मूला था D1/KE माइनस ग्रोथ था, तो वो ग्रोथ जो है वो 0 है, तो ये फार्मूला आपका अल्टीमेटली क्या होगा, D1/KE, जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका $21.6 जो है वो वैल्यू आ जाएगी कॉमन स्टॉक की। तो ये ज़ीरो ग्रोथ मॉडल है। अच्छा, इसके बाद ग्रोथ फेजेस मॉडल है। ग्रोथ फेजेस मॉडल क्या है कि इसमें डिफरेंट किस्म के फेज होंगे ग्रोथ के। एक ग्रोथ नहीं होगी जो हमने पहले पढ़ा था। ज़ीरो ग्रोथ मॉडल से पहले जो हमने पढ़ा था डिविडेंड का, वो ग्रोथ मॉडल जो पढ़ा था वो सिंगल फेज था। इसमें एक से ज़्यादा फेज हो सकते हैं। द ग्रोथ फेजेस मॉडल assumes that dividend for each share will grow at 2 or more different growth rates. तो वो कह सकते हैं कि 3 साल तक उसका ग्रोथ रेट जो है वो ये है, और उसके बाद इन्फिनिटी तक है, या अगर वो उसको मैच्योरिटी वैल्यू देते हैं या फेस वैल्यू देते हैं, तो वो इस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। Note that the second phase of the growth phases model assumes that the dividends will grow at a constant rate. We can rewrite the formula as, तो वो जो constant rate पे, ये इसके अलावा भी डिफर करेगा कि जो सेकंड फेज होगा ग्रोथ रेट का, कि वो कहाँ पे जा रहा है, मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहा है या उन्होंने कोई मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू जो है वो बॉन्ड की या सिक्योरिटी की दी है। तो ये दोनों सेपरेट कैलकुलेशन होगी। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और मतलब इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो इसमें सेकंड ग्रोथ मॉडल जो ग्रोथ रेट है सेकंड, उसको हमने कंसीडर करना है कि वो उसी पे ग्रो करेगा टू इन्फिनिटी। तो हमारा ये जो वैल्यूएशन ऑफ द मॉडल है ये आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड 1/1 प्लस ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये डिस्काउंट रेट है, ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स होगा, और फिर ये डिविडेंड n+1 जो है वो आएगा KE माइनस G2, जो हमारा ग्रोथ सेकंड ग्रोथ रेट है, उस पर वो इन्फिनिटी तक
जा रहा है। तो इसके एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Stock GP has an expected growth rate of 16% for the first 3 years and 8% thereafter. Each share of the stock just received an annual 3.24 dividend per share. The appropriate discount rate is 15%. What is the value of the common stock under this scenario? अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़हन-नशीन करना है कि आपके क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है और आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आपने एक तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि ग्रोथ रेट जो है वो डिस्काउंट रेट से कंफ्यूज हो रहा होता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की मिस्टेक करते हैं। तो ग्रोथ रेट जो है वो आपने जो डिविडेंड कैलकुलेट करना है उसके लिए यूज़ होगा कि डिविडेंड जो है वो जस्ट रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ $3.24 है, तो वो फर्स्ट 3 इयर्स पे जो है ना उसका वो वैल्यू क्या होगी, तो वो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए ये ग्रोथ रेट जो है ना वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये 16% है 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए 16% कैलकुलेट करते हुए आपने डिविडेंड की वैल्यू लेनी है, और उसके बाद 8% है देयर आफ्टर है, तो इसका मतलब है कि कोई मार्केट वैल्यू हमें नहीं बताई हुई है, वो मैच्योरिटी नहीं है, तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये क्वेश्चन से कुछ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने बिफोर यू एक्चुअल स्टार्ट द कैलकुलेशन। तो उसके बाद डिस्काउंट रेट जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जिसे KE हम कहेंगे, वो 15% है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइन हमने कहाँ से शुरू की, ज़ीरो से उसके बाद ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें हमने दो टाइमलाइन हमने इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि ग्रोथ जो रेट है वो डिफरेंट है। फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स हमारा 16% है, तो हम वो सेपरेट कर लेंगे टाइमलाइन, और जो दूसरी टाइमलाइन है फ्रॉम ईयर 4 ऑनवर्ड्स जिसमें 8% हमारा जो है वो ग्रोथ रेट है, तो उसको हम सेपरेट करेंगे। तो हम 2 सेपरेट टाइमलाइन जो है ना वो बनाएंगे। तो पहली जो टाइमलाइन है वो क्या है कि 0 से 3 तक है, जिसमें ग्रोथ रेट आपका 16% है। तो ग्रोथ फेज नंबर 1 प्लस द इनफाइनेटली लॉन्ग फेज 2। तो हमने फिर दूसरा जो टाइमलाइन बनाई वो ईयर 4 से ऑनवर्ड है, तो मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो ये हमने ईयर 3 सेकंड में वो क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ से टाइमलाइन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4। तो वो इस हिसाब से अच्छी, ये आपने बड़े अच्छे से समझना है कि हम जो कैलकुलेशन करते थे यहाँ पे 0 पे जो डिविडेंड होता था, हम उसका जो D1 हम कैलकुलेट करते थे वैल्यूएशन मॉडल में, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में। तो जब हमारे डिफरेंट ग्रोथ फेजेस होंगे तो हम इस पे D3 पे जो हमने इसकी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी है, ठीक है, 3 पे, तो हमने D3 भी कैलकुलेट करेंगे और हमने क्या वैल्यू निकालनी है, V3। तो V3 की वैल्यू के लिए जो कि पहले हम यहाँ पे निकालते थे V0, तो V3 की वैल्यू के लिए हमें जो डिविडेंड चाहिए होगा वो D4 चाहिए होगा, D3 नहीं चाहिए होगा, क्योंकि D3 पे हमने V3 कैलकुलेट करना है। तो हमें एट द एंड ऑफ ईयर 3 और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 की जो डिविडेंड वैल्यू है हमें वो चाहिए। ये आपने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ग्रैब करना है। तो जैसे कि हमारा ये V3 हमने वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करनी है, तो हमारा डिविडेंड 4 आएगा, और उसके बाद जो हमारी इक्विटी माइनस जो ग्रोथ रेट होगा, तो ये ग्रोथ रेट हमारा जो फर्स्ट 3 इयर्स का होगा। लेकिन डिविडेंड जो D4 है वो कैलकुलेट करने में आपका सेकंड फेज का जो 8% है, आपने उसकी बेस पे उसको डिविडेंड जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो ये उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो सेकंड हमारी टाइमलाइन होगी, नोट दैट वी कैन नाउ रिप्लेस ऑल डिविडेंड्स फ्रॉम ईयर 4 टू इन्फिनिटी विद द वैल्यू एट टाइम D3 और V3 सिंपलर। अच्छा, अभी पहली जो टाइमलाइन है जो हमने V3 कैलकुलेट करना, तो वो क्या आ जाएगा, D4 ओवर K माइनस G। तो इसकी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। सो 3.24 जस्ट रिसीव्ड द डिविडेंड, तो D0 हो गया। D1 जो है वो ग्रोथ रेट से हमने इसको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है डिविडेंड की। तो ये ईयर 1 पे जो है 3.7 आ जाएगा, ईयर 2 पे 16 है, ठीक है। ग्रोथ
रेट जहाँ पे 16 है, तो हम डिविडेंड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्रोथ रेट लेंगे। यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने डिस्काउंट रेट नहीं लेना। तो ईयर 2 पे हमारे 4.36, ईयर 3 पे हमारा जो D3 है वो 5.06, और जब D4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आप देखें कि वहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट जो है ना वो 8% है फ्रॉम ईयर 4 ऑनवर्ड। तो हमने 8% लिया है, और हमने ये 4 नहीं लिया, हमने 1 लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रोथ फेज चेंज हो गया है। तो ये सेकंड ग्रोथ फेज आ गया G2। तो ये आपने जो ये केयरफुल रहना है इस कैलकुलेशन में। तो जो हमारी पहली ग्रोथ फेज है D3 तक वो 16 है, और वो ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम D4 कैलकुलेट करने पे आएंगे तो ये ग्रोथ 2 है जो कि 8% है, और वो फर्स्ट ईयर होगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना, और इसके दरमियान में ज़ीरो नहीं होगा। ये भी आपने एक कॉन्सेप्ट है कि जब एट द एंड ऑफ D3 आगे फिर वो कोई ज़ीरो या करंट नहीं है, वो ईयर 4 ही होगा। तो इसलिए ये 1 ही आएगा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, जैसे कि ये D0 है। तो ये आपके डिविडेंड की प्राइस आ गई आपके पास D4 तक। तो जो फिर आपने V3 कैलकुलेट करना है वो D4 जो है उसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए करना है। तो ये हमने टाइमलाइन पे हमने लिख दिया कि ईयर 1 पे ये डिविडेंड की प्राइस है, ईयर 2 पे ये, ईयर 3 पे ये। तो ईयर 4 वाली जो है D4 हमारा आया 5.46। तो 5.46 ओवर हमारा जो डिस्काउंट रेट है KE माइनस G। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये कौन सा है, D4 वाला जो सेकंड फेज का है। ठीक है, तो इसमें से फिर आपका जो V3 जो वैल्यूएशन आएगी वो $78 आएगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर 3 द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज $78। और उसके बाद ये आगे हम इसका जो इन्फिनिटी का ग्रोथ फेज 2 शुरू होगा उस पर हम इन्फिनिटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन सब को डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट जो हमारा रेट है उसके ऊपर। तो ये आपने जहन में रखना है। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। तो ये आगे हमें इसमें पता चल जाएगा। अच्छा, जो डिविडेंड, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज है उसमें 70, क्योंकि डिफरेंट जो है वो ग्रोथ है, तो हमने उसकी जो वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड निकाली है एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो हम वो वैल्यूएशन यानी कि वो हमारे पास क्या आ गई, मार्केट प्राइस, उसको हम डिस्काउंट करेंगे, और हमारा जो डिविडेंड होंगे ईयर 3 के हम उसको डिस्काउंट करेंगे। तो D1, D2, D3 हमने इसको डिस्काउंट किया, किस पे डिस्काउंट किया, नॉट ग्रोथ रेट, डिस्काउंट रेट 15%। ईयर 1 का हमने डिस्काउंट किया, ये हमारे पास फैक्टर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल से हमने वैल्यू ले ली। तो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ये हमारे पास उसका आ गया। और ये 78 जो है ये सेम वही है फार्मूला जो जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये 78 को ये भी ईयर 3 पे एंड ऑफ ईयर 3 था, तो हमने इसको इस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली सेम 15% डिस्काउंट रेट पे एट द ईयर 3। तो 51.32% $32 जो है हमारी ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा इसको ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये सबकी आ गई कैश फ्लोज की, डिविडेंड भी 3 साल के, और 3 साल के बाद जो उसकी हमने वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाली थी उसको डिस्काउंट करते हुए, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इन सब की आ गई। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू हमने पढ़ा था कि वो मार्केट वैल्यू प्लस जो डिविडेंड रिसीव है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो हमने जो डिस्काउंटेड डिविडेंड्स हैं उनको ऐड किया, और जो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 3 उसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट ईयर 0 आ गई फॉर द फर्स्ट फेज। ठीक है, तो ये मतलब मैंने बहुत कोशिश की है कि इजीली आपको समझाऊं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ गई फॉर द फर्स्ट फेज, फॉर द फर्स्ट ग्रोथ फेज। बाकी ये फार्मूला का बताया हुआ। अच्छा, ये जो कैलकुलेटर है ये फाइनेंस कैलकुलेटर है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है।
तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही, ये फाइनेंस कैलकुलेटर है। तो आप चेक कर लें अगर ये अवेलेबल है, तो हम इसका कुछ सेशन हम इसको देंगे वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स, तो उसमें फिर आपको ये काफ़ी वाज़े हो जाएगा। अच्छा, अभी कैलकुलेटिंग रेट्स ऑफ रिटर्न और यील्ड्स, पहले हम क्या कर रहे थे, हम वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हम वो कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने डिविडेंड के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, उसमें हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल था, ज़ीरो ग्रोथ मॉडल था, और हमारा मिक्स था जिसमें हमारा ग्रोथ जो है वो डिफरेंट है, यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स फेजेस हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हैं। तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट्स ऑफ रिटर्न, यील्ड्स, यानी कि डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टेप हमारे क्या होंगे, पहला होगा कि हमने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू, रिप्लेस द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द मार्केट प्राइस। जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कैलकुलेट की है पिछले क्वेश्चन में, तो उसको हमने रिप्लेस करना है मार्केट प्राइस से, P0 से। Solve the market required rate of return that equates the discounted cash flow to the market price। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो हमने इसको सॉल्व क्या करना है, तो ये कॉन्सेप्ट सारे इंटरप्रेट हुए हुए हैं। मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने ये कैलकुलेट करना है ना, यही आपकी जो रिटर्न है इन्वेस्टर का। अच्छा, ये जो है ये क्या करता है, दैट इक्वेट्स द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टू द मार्केट प्राइस। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज आपने डिटरमिन किया है, उसको डिस्काउंट करना है, और वो कैसे इक्वेट करता है मार्केट प्राइस पे। तो क्या होगा, आपको मार्केट प्राइस जो है वो दी होगी, आपने डिफरेंट रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ रिटर्न है आपने वो अप्लाई करने हैं ना। आपने इसमें एजम्पशंस लेनी है कि आपने जो रेट कैलकुलेट करने हैं। फिर जब आप दो रेट आपके पास आ जाएंगे, यानी कि एक लो रेट होगा जिसमें जो मार्केट प्राइस है उससे कम होगा, और अगर ये हाई होगा तो मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। तो आपने 2 लेने हैं, एक लोअर लेना और एक हायर लेना है। तो फिर उसमें से एक फार्मूला हम बनाएंगे कि हमने एक्चुअल जो यील्ड है, जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। डिटर्मिनिंग द बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। अच्छा, डिटर्मिन द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर द एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड विद द फाइनाइट लाइफ। तो फाइनाइट लाइफ क्या मतलब है कि इनफाइनाइट नहीं है, तो वो क्या होगा, वो मार्केट वैल्यू पे भी आएगा। और KD जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो KD क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, यील्ड और रिटर्न और रेट ये सारा सेम है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये KD हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी ये एग्जांपल है, Julie Miller want to determine the yield to maturity for an issue of outstanding bonds at Basket Wanderers BW has an issue of 10% annual coupon bonds with 15 years left to maturity। तो ये finite है, infinite नहीं है। The bond have a current market value of 1250। current market value आपकी 1250 है। तो ये market value है, ये आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट है वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा होता था कि करंट जो है आपने ट्रेड किया है 1000, या जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल आपने की है, तो ये मार्केट वैल्यू है। तो हमने मार्केट वैल्यू को इक्वेट करना है। ये दोबारा मैं उसके पास जाता हूँ जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट था। सॉल्व फॉर द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इक्वेट्स द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टू द मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस और फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमने कैलकुलेट करना है, तो हमने उसमें एजम्पशंस लेंगे। अच्छा, अभी इसको करते हैं। अच्छा, अभी ये आपका मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू है बॉन्ड की, करंट मार्केट वैल्यू $1250। अच्छा, अभी आपने जो इसका 100 है, आपने एजम्पशन ली है
कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट है तो ये मार्केट वैल्यू है, तो ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप $1000 जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, और $100 जो है, क्योंकि वो सेम एग्जांपल आगे चलती है, सेम एग्जांपल इसमें आपको ये बताया होगा। तो 100 जो है आपने ये जो आपको बताया 10% एनुअल कूपन, तो 10% एनुअल कूपन से जो आपने कूपन रेट निकाला था वो 1000 का 10% $100 आपका वो कूपन रेट आ गया। तो $100 है, और इसमें आपको बताया हुआ कि 15 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी है। तो आपने इसको डिस्काउंट करना है किससे? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल से। तो ये 100 जो है मतलब आपको ये 15 ईयर्स तक 9% पे, तो 9% जो है ना वो एजम्पशन है। तो आपने यील्ड टू मैच्योरिटी सोल्यूशन में ट्राई 9%, तो ट्राई 9% से हम देखते हैं कि हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के करीब पहुंचे हैं, उससे कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने 100 को जो कूपन रेट है उसको हमने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और 1000 को हमने डिस्काउंट किया 15 ईयर्स पे 9% पे। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1081 है। तो इसका अभी ये जो है ये वैल्यू ये कम है आपकी करंट मार्केट प्राइस से। तो इसका क्या मतलब है कि आपका रेट बहुत ज़्यादा है। जब आपकी वैल्यू मार्केट प्राइस से कम आएगी कैलकुलेशन में, इसका मतलब है कि रेट आपने जो यूज़ किया है, अजम्पशन लिया 9%, वो ज़्यादा है। तो अब आपने कम रेट ट्राई करना है। तो ये 9% की कैलकुलेशन आ गई। अभी आप अगला करेंगे 7%। तो 7% पे सेम कैलकुलेशन जब आप करेंगे एन्युटी फैक्टर लगाते हुए और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते हुए, तो ये आपका आ गया 1272। अभी ये ज़्यादा है तो ये इक्वल नहीं आया, तो हमने इसको इक्वेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक हमारे पास 9% की है 1081, और एक हमारे पास 7% की है। ठीक है, हमने इसमें कुछ डिफरेंस निकालने हैं। तो वो डिफरेंस क्या निकालने हैं यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको सारा लिख लेता हूँ। अच्छा, आपने 7% पे इसकी वैल्यू ये निकाली। यील्ड मैच्योरिटी जो है उसमें मार्केट वैल्यू जो 1250 है। उसके बाद आपने 9% पे 1081 आपने जो वैल्यू बॉन्ड की निकाली। ठीक है, अभी तो जो वैल्यू में डिफरेंस है 7% का वो ये है, और 7 से 9% का जो वैल्यू डिफरेंस है वो $192 है। इस तरीके से आपने ये दो जो है इसके डिफरेंस निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद आपने जो लोअर जो आपने एजम्पशन ली थी इंटरेस्ट रेट की, उससे जो यील्ड टू मैच्योरिटी का है वो कितना है, और जो आपने दूसरी एजम्पशन ली लोअर और हायर, इसमें कितना है 2 है। ठीक है, तो 0.7 जो 7% है और 9% है उसमें क्या डिफरेंस है 2 का, जो कि 0.02 है। तो इसमें हमने फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें जो लोअर का डिफरेंस है टुवर्ड्स द मार्केट वैल्यू वो $23 है। $23 है, तो हम जब इसको 9% पे रीच करेंगे तो हमने इसको फैक्टर से डिवाइड करना है जो कि इनका डिफरेंस है फॉर द इंटरेस्ट रेट्स। तो जितना करीब का डिफरेंस होगा उतना एक्यूरेट आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यहाँ पे आपने 6 का किया और वहाँ पे आपने 10 का किया, तो जो है ना सेम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा कुछ पॉइंट्स का, दैट इज़ ओके। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितना कम हो उतना आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो आपका $23 जो है वो डिफरेंस है, ये तो अपना मार्केट जो करंट मार्केट प्राइस है और जो लोअर रेट ऑफ रिटर्न आपने जो एजम्पशन लेके किया था उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड करना है जो कि आपने रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम किए हैं उनके डिफरेंट वैल्यू में। तो ये आपका आ जाएगा फैक्टर एक्स फैक्टर आ जाएगा आपका 0.0024। ये 0.0024 जब आपका आ गया तो ये आपने ऐड करना है टुवर्ड्स द लोअर परसेंटेज जो आपने ली थी। ठीक है, लोअर परसेंटेज जब आपने ली थी तो वो क्या था 7%, सो 0.07 और फिर आपका ये 0.24% था जो कि 0.0024 डिजिट में आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 0.0724 या 7.24%। तो ये आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी आपने कैलकुलेट कर ली कि ये
डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड टू मैच्योरिटी आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज। अच्छा, अभी ये बाकी आपका ये कैलकुलेटर है जो आपको करेगा, बताएगा ये फ्यूचर वैल्यू है 1000, करंट मार्केट प्राइस ये है, प्रेजेंट वैल्यू, और ये आपका पेमेंट जो है बॉन्ड वैल्यू जिसको हमने कहा था वो आपने 10% पे निकाला था इसका, जो ये है 10% ऑफ 1000 फेस वैल्यू $100 PMT। तो ये सारी वही आप जैसे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने वो एनुअल जो है वो किया था ये यील्ड टू मैच्योरिटी, अभी सेमी एनुअल है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है, सेमी एनुअल होगा तो हम डिवाइड करेंगे हर चीज़ को 2 से, क्योंकि वो जो उनको मिल रहा है, मतलब साल में 2 दफ़ा मिल रहा है, इसका जो बॉन्ड है, इसका जो डिविडेंड है, या उसका रेट ऑफ रिटर्न है, या उसका कैश फ्लोज है, जो भी आप ले लें, ये साल में 2 दफ़ा मिल रहा है। तो ये आप हर चीज़ को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आप पहले पढ़ चुके हैं सेमी एनुअल का, लेकिन ये है कि उस वक्त हम वैल्यू कैलकुलेट करते थे, अभी हमने यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट करना, सिर्फ ये डिफरेंस है। उसमें दोनों आएंगे आपका, फॉर एग्जांपल जो डिविडेंड की वैल्यूएशन है या कूपन रेट आप निकालते हैं वो होगा, और जो मार्केट वैल्यू होगी, तो हमारा ये कूपन का आ गया समेशन सारा, और ये मार्केट वैल्यू आ गई। तो लेकिन हमने कैलकुलेट वैल्यू नहीं करनी है, हमने कैलकुलेट करना है KD। तो उसके हिसाब से फिर हम वो देख लेते हैं कैलकुलेशन में कैसे आएगा। एग्जाम्पल है, Julie Miller want to determine the yield to maturity for an other issue of outstanding bonds. The firm has an issue of 8% semi-annual coupon. क्या मतलब हुआ 8% semi-annual? Means 4%, क्योंकि 8% को हम डिवाइड करेंगे 2 से। Bonds with 20 years left maturity. 20 years left maturity है तो क्या मतलब है कि 40 टाइम्स हम करेंगे, तो हम इसको 20 से 40 करेंगे, क्योंकि 20 जो है वो ईयर्स है, और ये सेमी एनुअल है, तो हमारे पास 40 जो है ये कट होंगी। द बॉन्ड्स हैव अ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ $950। व्हाट इज द ईयर टू मैच्योरिटी। अच्छा, अभी भी ये फार्मूला का उन्होंने ये बताने से पहले ये कैलकुलेटर का बताया हुआ है, तो इसमें जो n आ जाएगा वो 20 इयर्स नहीं है, क्योंकि सेमी एनुअल है, तो ये 40 होगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी उन्होंने बताया करंट मार्केट प्राइस 950, और फ्यूचर वैल्यू $1000 है, और PMT जो है वो 40 है। 40 क्यों है? आपने 8% निकाला 1000 का 80 और उसको डिवाइड किया 2 से, बिकॉज ये सेमी एनुअल है, तो ये 40 आ गया। तो ये जो KD ओवर 2 है ये आपका 4.2626% आ गया, 4.2626%, ये एक अपना कैलकुलेटर से। तो ये आपने KD ओवर 2 निकाल लिया 0.042626। अभी इसका हमने ये फैक्टर निकाला है 2 का हमारा, क्योंकि सेमी एनुअल है, और हमने उसको माइनस किया 1 उसमें से माइनस किया, तो हमारा ये जो फैक्टर आ गया वो 8.71% हमारा ये यील्ड टू मैच्योरिटी आ गई। ये सेमी एनुअल की है। तो ये कैलकुलेशन सेम आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हुई है। आपने सिर्फ वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंस करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखेंगे 950, तो ये मैं आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ कैलकुलेटर के अलावा। तो 950 आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी वैल्यूज जो है वो 40 होगी 80 की बजाय, यहाँ पे ये 1000 ही होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करते हुए देखेंगे कि आपने 7% जब ट्राई किया तो वैल्यू कम है या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप सेकंड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने 9% किया था। तो फिर उसके बाद आप ये डिफरेंस जो है इनका निकाल के आप यील्ड टू मैच्योरिटी है वो निकाल सकते हैं। तो ये भी आप प्रोसेस वो कर सकते हैं सेमी एनुअल में। उसमें आपकी सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएगी, या फिर आप ये कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी वो सेम है बॉन्ड प्रॉब्लम उसका कैलकुलेटर से। KD वो वही दोबारा कैलकुलेट की हुई है कैलकुलेटर से, और उसको फिर जब उसमें से 1 माइनस किया तो वो सेम रिजल्ट आपका आया है। तो ये सिर्फ 2-3 तरीकों से आपको
बता रहे हैं कि ये सेम रिज़ल्ट आएगा जो भी आप कैलकुलेशन मेथड यूज़ करें। अच्छा, अभी कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक है डिस्काउंट बॉन्ड। इसमें एक पार वैल्यू है, ठीक है। उसमें मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स द कूपन रेट। कूपन रेट आपका क्या है? P0। तो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पार जो है वो एक्सीड हो जाता है, तो इसको डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। प्रीमियम बॉन्ड में क्या होता है कि आपका कूपन रेट जो है ना वो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इंक्रीज हो जाता है, तो P0 इज ग्रेटर देन पार। पार बॉन्ड क्या है? द कूपन रेट इक्वल्स द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो P0 जो है वो इज इक्वल टू पार है। तो डिस्काउंट बॉन्ड में क्या होता है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है कूपन रेट से। प्रीमियम बॉन्ड में कूपन रेट जो है वो एक्सीड हो जाता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये आपने कॉन्सेप्ट ज़हन रखना है, तो आगे हम इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखेंगे। अच्छा, ये जो बॉन्ड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप है, ये आपने इसको ज़हन करना है कि इसी की बेस पे हम जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमारा वो बॉन्ड का क्या जो है ट्रेंड आएगा। तो एक साइड पे आपकी बॉन्ड प्राइस है डॉलर और दूसरी साइड पे कूपन रेट है, ठीक है। ये 10% उन्होंने कूपन रेट दिया है, इसको लाइन ली है, और फिर इसकी जो पार वैल्यू है वो 1000 है, तो उस पर लाइन लिया, तो इसको इंटरसेक्ट किया है। अभी यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो 15 इयर्स, ठीक है। उसके हिसाब से ये परसेंटेज आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आ गया, तो ये 15 इयर्स का और ये 5 इयर्स का, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे दोनों, लेकिन उनका ट्रेंड जो है वो डिफरेंट है। मतलब 15 इयर्स वाला जो है वो उसका रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है और उसकी वैल्यू कैसे होती है, ये हम आगे कुछ एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंटेशन उसके देखेंगे। लेकिन ये आपको रिलेशन जो है ये ग्राफ का आपको ज़हन करना है कि कूपन रेट जो है वो 10 का, उस पर 1000 पार वैल्यू, इसको हमने इंटरसेक्ट किया, और फिर हमने दो ट्रेंड्स जो हैं वो शो कर दिए, एक 5 इयर्स का और एक 15 इयर्स का, टुवर्ड्स द बॉन्ड प्राइस, एंड देन वी कैन चेक द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हमारा क्या होगा। अच्छा, बॉन्ड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप, वो क्या कहते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज देन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न राइज एंड बॉन्ड प्राइस फॉल। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बैंक का तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है, और बॉन्ड प्राइस जो है ना वो फॉल होती है। वो क्यों फॉल होती है? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, या अगर आप डिविडेंड ज़्यादा ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपने जो आपकी जो वेल्थ है शेयर होल्डर की, वो आपने ज़्यादा रिसीव किया इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा पे हुआ है। तो बॉन्ड प्राइस जो है या शेयर प्राइस है, क्योंकि शेयर प्राइस हम वो उसको लेते हैं, और फिर बॉन्ड प्राइस ये सिक्योरिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, तो वो फॉल करेगी। ये आपने जहन में रखना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ेगा, और आपकी बॉन्ड प्राइस फॉल होगी। अच्छा, एग्जम्पशन क्या ले रहे हैं? रिक्वायर्ड रेट, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ 15 ईयर 10% annual coupon paying bond rises from 10 to 12. What happens to the bond price? अभी जो annual coupon है 10% से 12% पे गया है, तो आपका required rate of return जो है ना वो बढ़ेगा, तो आपकी bond price जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अभी ये 10% coupon rate था, ठीक है, और ये कहाँ पे है? 1000 पे, और अभी 12% जो है, और इसमें उन्होंने बताया हुआ 15 ईयर का है, ठीक है। तो हमने 15 ईयर का जो ट्रेंड है उसको हमने मीट करना है। तो 15 ईयर्स का ट्रेंड है, 12 से जब आप ये इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, कूपन रेट बढ़ा है, इसको 12 से जब आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे 15 से, तो आप इसकी बॉन्ड वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड प्राइस है ये 1000 से कम हो गई है, तो ये ग्राफ में आपके पास प्रॉपरली शो होगा जब आप इसको और डिटेल में यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये प्राइस बॉन्ड की कम होगी, कूपन रेट बढ़ा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी बढ़ा, और बॉन्ड प्राइस आपकी कम होगी। तो ये यहाँ से साबित हो गया।
required rate of return on a 15-year 10% annual coupon paying bond has risen from 10 to 12. Therefore, the bond price has fallen from 1,000 to $864. तो ये कैलकुलेटर क्या है, वो आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी। अच्छा, अभी उसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी फॉल होगा और बॉन्ड प्राइस जो है ना वो राइज करेगी। तो वही एग्जांपल ले रहे हैं। पहले उन्होंने 10 से कूपन रेट 10% से 12% किया था, तो अभी 10% से 8% किया है। सेम 15 ईयर्स का है। तो हम अभी ग्राफ में देखते हैं क्या होता है। अभी ये 8% है। 8% जब हमने इसको ट्रेंड देखा 15 ईयर्स का, तो जब हम इसके बॉन्ड प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा है, तो वो 1000 से ज़्यादा है। तो वो हमारे पास क्या बता रहे हैं? द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ 15 ईयर 10% coupon paying bond has fallen from 10% to 8%. Therefore, the bond price has risen from $1,000 to 1,171. कैलकुलेटर पे भी सेम है, आपका ये आएगा। जब आपका ये आ जाएगा तो इसमें क्या मतलब है कि आप का जो रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो बढ़ गया है। ये एक्चुअल जो है वो बढ़ गया है। वो कितना? 17.19%। 17.19%, क्योंकि आपको 1000 के ऊपर $171 एक्स्ट्रा मिला। तो अगर आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो 17.19% आएगा। तो ये आपको आगे पता चलेगा। अच्छा, रोल ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटी। अभी बॉन्ड मैच्योरिटी का क्या रोल है? पहले तो आपने डिफरेंस देखा ना कि आपने जो कूपन रेट है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट है, उसके राइज होने से या फॉल होने से बॉन्ड प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी बॉन्ड मैच्योरिटी का क्या फ़र्क पड़ता है? द लॉन्गर द बॉन्ड मैच्योरिटी द ग्रेटर द चेंज इन बॉन्ड प्राइस फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या होगा कि जितनी मैच्योरिटी का पीरियड बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं बॉन्ड प्राइस के चेंज होने के। लेकिन उसको हम क्या एक एजम्पशन देंगे कि जो चेंज इन मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम एज्यूम करेंगे, उसकी बेस पे हम सारी कैलकुलेशन जो है ना वो करेंगे। एज्यूम दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बोथ द 5 and 15 years 10% annual coupon paying bonds fall from 10 to 8. What happens to the changes in the bond prices? अभी हम दोनों में देखना है। पहले हमने उसमें देखा था 15 ईयर्स के ट्रेंड में। अभी हमने दोनों में देखना है कि अगर हमारी बॉन्ड की जो ये कूपन रेट है वो 10 से 8% हो तो फर्क क्या पड़ता है बॉन्ड प्राइसेस में। तो 8% हमने पहले 15 का कैलकुलेट किया था, तो हमारी बॉन्ड प्राइस जो है ना वो बड़ी थी। और अभी हमारी जो 5 ईयर्स पे है उसका भी हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारी जो बॉन्ड प्राइस है 15 ईयर्स का, क्योंकि हम ये भी क्या अपना बताना चाह रहे हैं, बॉन्ड मैच्योरिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर 5 ईयर्स है, 15 ईयर्स हम दोनों का लेंगे, तो 15 ईयर्स में हमने वो कैलकुलेट किया था $1,171 आएगा। और 5 ईयर्स पे भी वो 1000 से बढ़ेगा, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना वो 15 ईयर्स का बढ़ रहा था। ठीक है, तो चेंज जो बॉन्ड प्राइस में है, लॉन्गर द मैच्योरिटी पीरियड है तो वो ज़्यादा चेंज है उसमें। अच्छा, अभी इसको हम वो कैलकुलेशन फॉर्म में देख लेते हैं। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बोथ 5 and 15 years 10% एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड हैज फॉलन फ्रॉम 10 to 8%। ये वही अजम्पशन है। तो क्या कह रहा है कि 5 year बॉन्ड प्राइस हैज राइजन फ्रॉम 1000 to 1080 फॉर द 5 year बॉन्ड। अच्छा, 5 year बॉन्ड पे ये राइज हुई है, तो 1000 से 1080 हुई, तो इसका क्या प्लस हुआ? 8% पे इसका रिटर्न आ रहा है। 8% पे इसका जो वैल्यू का रिटर्न आ रहा है वो 8% पे। और 15 ईयर्स में क्या है कि वो 17.1% है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो हमने 5 ईयर्स के लिए मैच्योरिटी का जब हमने देखा तो वो 8% से उसका रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, या वो उसकी जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो 8% से। जब हमने 15 ईयर्स के लिए सेम बॉन्ड जो है वो उसकी मैच्योरिटी रखी है, तो वो उसकी प्राइस कितनी चेंज हुई? वो तकरीबन उसकी डबल है, डबल उसकी प्राइस चेंज होगी। तो जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो इफेक्ट करता है उसके बॉन्ड वैल्यूएशन पे। तो ये कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे हैं। तो रोल ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटी, जितना
ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चेंज आएगी बॉन्ड वैल्यू में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो हम उसके बेस पे हम ये कैलकुलेट करेंगे, उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो चेंज नहीं है, या उसमें अगर चेंज है तो वो चेंज कैसे आपको इफेक्ट करेगी फॉर द लेस मैच्योरिटी पीरियड एंड फॉर द ग्रेटर मैच्योरिटी पीरियड। अभी कूपन रेट का रोल क्या आएगा, उसमें क्या कहते हैं, फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपने जो रेट ऑफ रिटर्न है रिक्वायर्ड, उसमें अगर कोई चेंज आप बताते हैं, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विल चेंज बाय प्रोपोर्शनली मोर, जो बॉन्ड की प्राइस है वो उस रेट से ज़्यादा चेंज होगी। आप उस रेट को 2% से कम करते हैं तो प्राइस जो है वो 2% से ज़्यादा पे चेंज होगी। अगर आप उसको 5% से करते हैं तो प्राइस जो है ना 5% ज़्यादा की चेंज होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि द लोअर द कूपन रेट जो है वो लो हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो इसको फिर हम चेक करते हैं क्या कहते हैं। एग्जाम्पल में assume that the market required rate of return on the two equally risky 15-year bond is 10%. Equally risky, तो उसमें जो रिस्क है वो सेम है, 15 years bond maturity है वो 10% है required rate of return, ठीक है। Annual coupon rate of bond H is 10% and bond L is 8%. तो कूपन रेट हमारा दोनों सेम है, मैच्योरिटी 15 इयर्स पे, इक्वल रिस्की है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों का 10% है। लेकिन जो कूपन रेट है बॉन्ड एल का वो 8% है और एच का 10% है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन ईच ऑफ द बॉन्ड प्राइसेस इफ मार्केट रिक्वायर्ड रेट फॉल्स टू 8%। अभी जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% था तो कूपन रेट एच बॉन्ड का 10 है और बॉन्ड एल का 8 है। अभी ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो 10 से 8% हो गई है, तो कूपन रेट का रोल क्या होगा, वो कैसे चेंज होगा। द प्राइस ऑन बॉन्ड एच एंड एल प्रायर टू चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 1848। तो चेंज से पहले 10% 1000 का वो मतलब आ जाएगा, और 8% जो है वो उसका आ जाएगा 848। ये हम कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले एग्जांपल्स में कर चुके हैं, तो सेम एग्जांपल्स है। तो 10% पे 1000 होगा और 8% पे 848। ये प्राइस है बॉन्ड की, वो हमने ये यहाँ पे कूपन रेट दिया हुआ है 10% 8%, तो हमने प्राइस प्रायर टू चेंज हमने कैलकुलेट की तो वो $1848 है। अच्छा, द प्राइस फॉर बॉन्ड एच विल राइज फ्रॉम 1000 टू 1171। वो क्यों? क्योंकि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ है। तो हमने ये पहले कॉन्सेप्ट इसमें अचीव किया है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर कम होगा तो आपकी बॉन्ड प्राइस जो है वो बढ़ेगी। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% से जो कि बॉन्ड एच का था उससे 8% पे आया, तो वो प्राइस बढ़ी है। और जो बॉन्ड एल है वो प्राइस राइज होगी, वो भी यानी कि 848 से, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो फॉल हुआ है। तो द प्राइस फॉर द बॉन्ड एल विल राइज फ्रॉम 848 टू 1000, क्योंकि वो पहले 8% था। तो इस पे आपकी ये फास्टर इंक्रीज है, तो बॉन्ड वैल्यू जो है वो बढ़ी है। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ी है। अच्छा, अभी ये दोनों पे बढ़ी है कैसे, वो कूपन रेट पे फर्क पड़ता है। तो कूपन रेट जो यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 8% है। तो कूपन रेट अगर वो कम होता है और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता है, कम होता है, तो आपकी बॉन्ड जो प्राइस है वो उससे उतनी ही फास्टर इंक्रीज होगी। ये मतलब एक नॉर्मल क्या है कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होता है तो आपकी बॉन्ड प्राइस जो है, बॉन्ड वैल्यू बढ़ती है। तो अगर वो कूपन रेट को हम उसका देखें कि उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या रोल होगा, तो वो अगर कूपन रेट जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका फॉल करता है, तो फिर बॉन्ड प्राइस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी, नॉर्मल नहीं बढ़ेगी, वो ज़्यादा बढ़ेगी। ये आपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो ग्रैब करना है। अच्छा, उसके बाद है डिटर्मिनिंग द यील्ड ऑन अ प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक हमने पढ़ा था, कॉमन स्टॉक क्या होता है, प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक पहले कॉमन का हम कर रहे थे, अभी प्रेफर्ड का।
तो प्रेफर्ड डिटरमिन द यील्ड फॉर प्रेफर्ड स्टॉक, P0 है, डिविडेंड एट P, और जो रेट ऑफ रिटर्न है KP। तो हमने क्या कैलकुलेट करना, रेट ऑफ रिटर्न जो कि यील्ड है, यील्ड टू मैच्योरिटी या रेट ऑफ रिटर्न। सॉल्विंग फॉर KP सच दैट KP क्या हो जाएगा फिर, डिविडेंड ओवर PO जो उसकी प्राइस होगी बॉन्ड की। Assume that annual dividend on each share of preferred stock is $10. Each share of preferred stock is currently trading as $100. What is the yield on the preferred stock? बहुत easy है, 10% है। आपने ये डिविडेंड जो है उसका एनुअल डिविडेंड 100 है, सॉरी 10 है, और वो ट्रेडिंग किस पे हो रहा है, प्रेफर्ड स्टॉक 100 पे, 10/100, तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न 10% जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें अभी हमने डिटरमिनिंग द यील्ड ऑफ द कॉमन स्टॉक, एज्यूम द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, हमने पढ़ा था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में। तो इसमें क्या होगा कि जब हम ग्रोथ का करेंगे तो आपकी इक्विटी जो है रेट ऑफ रिटर्न वो ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो D0 था या D था वो D1 हो जाएगा, और P0 जो वैल्यू करंट होगी तो उसको हम डिवाइड करेंगे फैक्टर से, किससे कि रेट ऑफ रिटर्न से हम ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो माइनस करेंगे। लेकिन हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना, हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो हम इसमें से जब रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमिन करेंगे तो हमारा फार्मूला जो है ना वो ये बनेगा, D1 ओवर वैल्यू, इसका जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम प्लस करेंगे ग्रोथ फैक्टर से, तो हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा। एग्जांपल दी हुई है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 ऑन ईच शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक इज $3। तो आपको D1 दे दिया गया है। अगर आपको D1 ना दिया होता, करंट डिविडेंड दिया होता तो D0 होता, तो आपको D1 कैलकुलेट करना होता बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट ऑफ 5%। तो ये आपने जहन में रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको D1 ऑलरेडी दिया हुआ है। ईच शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग, ये आपको वैल्यू ऑफ द स्टॉक दी हुई है $30 एंड हैज एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 5%। व्हाट इज द यील्ड ऑन द कॉमन स्टॉक? वेरी इजी टू कैलकुलेट। $3 आ गया ओवर आपकी डॉलर प्राइस, तो ये D1 है, डॉलर प्राइस है, तो ये आपका 10% आ गया। तो ग्रोथ फैक्टर का जो है 5% आप ऐड करेंगे तो 15% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये 2 हमने स्लाइड्स में किया था, तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आप ट्राई किया करें कि जो एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं, आप कोई सेम एग्जाम्पल और भी जो बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक है, जो लामा बलोच यूनिवर्सिटी की बुक है, आप वहाँ से एग्जाम्पल्स जो हैं वो लें, और सेम कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ से लर्न कर रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करें इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट है ये और पक्का हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।